Okay, hello everybody, welcome back. Let's continue with where we left off. तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं बहुत ही बड़े लेवल पे। वो है हमारा डिज़ॉल्व्ड इम्यूनिटी और दूसरा है अपना ये सेलुलर इनिट इम्यूनिटी। दो चीज़ें तो अभी तक हमने देख ली। अब हम आते हैं, we'll take a look at another thing, the next thing, let's see, and which is that innate immune cells नंबर 2। इसका नंबर सेकंड पार्ट हम देखेंगे। एक बार मैं वापस दिखा दूँ हमने क्या क्या देख लिया था। हमने बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और एक और कौन सा होता है भाई, न्यूट्रोफिल से पहले, अच्छा यही है क्या, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स। हाँ, हमने 3 देख लिए भाई, कहाँ पे है, क्या काम करते हैं, कैसे करता है, ये वो फलाना ठिकाना, ये हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये सारे के सारे ए ग्रैन्युलर हैं, मतलब इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स क्या थे? ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स थे भाई, कुछ ना कुछ काम करने वाले प्रोटीन थे। इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा। ओके, लेट मी ग्रैब सम वाटर। ओके, सॉरी क्या, आओ देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं आपके। मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल। मोनोसाइट और मैक्रोफेज। मोनोसाइट ये 2 से 8% है हमारे। मोनो न्यूक्लियर है, एक ही न्यूक्लियर है इनका, तभी इनका नाम मोनोसाइट है। और एक किडनी शेप्ड न्यूक्लियर है, तभी आप इनको मल्टी लोब्ड ग्रैन्युलोसाइट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। ओके कूल। यहाँ एक न्यूक्लियस है, वहाँ बहुत सारे मल्टी लोब्ड ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ग्रैन्यूल्स तो है ही, बट ठीक है, आपके पास एक बड़ा डिफरेंस भी है। ये कुल मिला के सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर हैं। ओके, मतलब ये प्रीकर्सर किस चीज़ के हैं पता नहीं यार, गुड क्वेश्चन। दे लीव द ब्लड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू, अच्छा ब्लड से निकले फिर मैक्रोफेज में बदल गए, तो मैक्रोफेज के प्रीकर्सर। टिश्यू हमारा अगर CNS है तो वहाँ पे ये मैक्रोफेजेस हैं, बाय द वे मैक्रोफेज हैं, अलग अलग टाइप के मैक्रोफेज हैं हमारे। और मतलब इनकी एक्टिविटी मैक्रोफेजियल है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोलली मैक्रोफेज ही हैं, और भी काम हो सकते हैं इनके, बट ये वहाँ पे अपने एरिया के, अपने लोकल के मैक्रोफेज हैं। और यहाँ पे जो टिश्यू स्पेसिफिक नेम है वो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, मतलब कहने के लिए नहीं है ये कि भाई सारे के सारे सेम है, बस नाम अलग अलग जगह के अलग अलग दे रखा है। ये लोकली अडेप्टेड ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम भी है इनका। ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्प्शन के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेज नहीं है, इनका और भी काम है। माइक्रोग्लिया आपके सिनेप्टिक प्रूनिंग के लिए है। इट इज़ प्रूनिंग, कटिंग वटिंग से रिलेटेड होता है कुछ, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, कटिंग साइनेप्टिक कटिंग के लिए, CNS इम्यून सर्वेलेंस के लिए। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये करते भी हैं कुछ ना कुछ काम। मैक्रोफेज एक फंक्शनल स्टेट है, ओके, नॉट अ सिंगल फिक्स टाइप सेल ऑफ ओरिजिन, जो कि मैंने बोला थोड़ी देर पहले। फैगोसाइटोसिस पे आ जाता है। फैगोसाइटोसिस में आपका पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स बहुत सारे हैं आपके पास बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। मैनोज रिसेप्टर है, LPS रिसेप्टर है, CD11 है, ग्लूकन है, स्कैवेंजर है। इसके बारे में देखते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। मैनोज रिसेप्टर के बारे में अगर मैं देखूं तो ये मैनोज रिसेप्टर है तो भैया मैनोज रिच कार्बोहाइड्रेट्स, और मैनो रिच जो रेजिड्यूज़ है ना वो यूजुअली आपके माइक्रोबियल सरफेस पे आपको मिल जाएंगे। LDS रिसेप्टर पे आ जाता है। ये जो है ये बैक्टीरियल लिपोपॉलीसैकेराइड LPS को ढूंढता है। ये माइक्रोब के सरफेस पे मैनोस को देख रहा है, और ये माइक्रोब के सरफेस पे LPS को देख रहा है, लिपोपॉलीसैकेराइड को। CD11B एंड CD18, इफ़ यू रिमेंबर हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में, आई थिंक आई कवर्ड इट, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे थी। ग्लूकन रिसेप्टर्स हैं आपके पास। ये ग्लूकन जो है दैट इज़ ऑल प्रेजेंट ऑन फंगल सेल वॉल्स। स्कैवेंजर रिपोर्ट रिसेप्टर, सॉरी माय बैड, और ये
कुछ भी मॉडर्न, अगर मॉडर्न कह रहा हूँ मॉडिफाइड या फॉरेन दिख जाए तो उसको इट अटैक्स. देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ओवर हेयर. बैक्टीरियम अटैच करता है मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन से, ठीक है. इसे बोलते हैं हम सीडोपोडिया. ओके, वेरी बेसिक. बैक्टीरिया ने इंटरनलाइज कर लिया, एक फैगोसोम बना दिया. फैगोसोम जो है लाइसोसोम से फ्यूज़ करके फैगो लाइसोसोम बना लिया उसने, ठीक है. अब ये फैगो लाइसोसोम एसिडिफाई हो जाता है, ठीक है. एसिडिक इन्वायरमेंट खुद ही एंटी माइक्रोबियल है और वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है एक्टिविटी को, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, और लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर लिया कैप्चर मटेरियल, ठीक है. डाइजेशन प्रोडक्ट रिलीज़ हुए, ठीक है. पेप्टाइड फ्रैगमेंट MHC मॉलिक्यूल पे लोड होके अब आप उसे प्रेजेंट करते हो टी सेल में. सो दिस इज़ नथिंग बट, अगर कोई बैक्टीरिया है आपका, दिस इज़ आई एम एज्यूमिंग कि ये बाहर का बैक्टीरिया, तो ये क्या है मतलब मैक्रोफेज मेम्ब्रेन. इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग. वेट, आई विल आस्क हिम टू, can you explain, is this foreign bacteria or हाँ, ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. फॉरेन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है. बट वाई इज इट ईटिंग द होल फकिंग मैक्रोफेज? दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन ब्रो. ठीक है, we'll come back to it in the end. Let's move on for the time being. ओके, बैक्टीरिया इज़ इंटरनलाइज, ठीक है. यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया. आई थॉट द मैक्रोफेज इज़ बीइंग इंटरनलाइज, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है. इट्स नथिंग बट ये आपका मैक्रोफेज है, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरिया. ये अंदर गया, इसने इसको इंटरनलाइज कर दिया, फैगोलाइसोसोम बनाया घुमा फिरा के, और फैगोलाइसोसोम ने इसे तबाह कर दिया. दिस इज़ वेरी बेसिक रन ऑफ द मिल स्टफ, ऑल्दो आई डिड गेट confused है, but it still doesn't negate the fact that it's basic. Binding of bacteria to macrophage receptors also triggers. अब अगर आपका बैक्टीरिया मैक्रोफेज से लग गया तो एक चीज़ तो ट्रिगर होनी ही थी, ये तो पूरी चीज़ ट्रिगर होनी थी. और क्या क्या ट्रिगर हो सकता है? साइटोकाइन रिलीज़ हो सकता है, और लिपिड मीडिएटर और इन्फ्लेमेशन. डिपेंड करता है अगर वो बैक्टीरिया कौन सा उस चीज़ के ऊपर. आप साइटोकाइन रिलीज़ भी ट्रिगर करवा सकते हो, या लिपिड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी रिलीज़ करवा सकते हो. और ये डिस्टिंक्ट है लेकिन पैरेलल है इंगल्फमेंट से. इंगल्फमेंट क्या है? ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ तक तो इंगल्फमेंट है ना, यहाँ तक इंगल्फमेंट है, और उसके बाद एक दो स्टेप्स और है, बट स्टिल इंगल्फमेंट है. बट यहाँ पे आप ये भी करवा रहे हो, अलर्ट सिस्टम भी आपका ऑन हो गया कि भाई खा तो लिया मैंने, बट फिर भी मैं अलर्ट पे लगा देता हूँ. डिपेंड करता है अगेन कौन सा बैक्टीरिया उस चीज़ पे. 4 कोर फंक्शन है मैक्रोफेज के आपके. फैगोसाइटोसिस है, टिश्यू रिपेयर है, सीक्रेट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, और मैक्रोफाइज लिम्फोसाइट इंटरेक्शन. लेट्स सी. फैगोसाइटोसिस वी सॉ. टिश्यू रिपेयर इनिशिएशन, ये वूंड हीलिंग में भी काम आते हैं. कैसे आते हैं ये नहीं बताया इसने, बट ठीक है आते हैं. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो सीक्रेट करवाते हैं, ओके. जो जैसे कि इसने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइटोकाइन ये लिपिड मीडिएटर रिलीज़ कर सकता है ये चाहे तो. और मैक्रोफेज लिम्फोसाइट इंटरेक्शन, एंटीजन जो भी प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटेशन यही करेगा. एंटीजन प्रेजेंटेशन है क्या? लाइक इफ़ दिस मैक्रोफेज एट समथिंग, ठीक है, एंड देन इट हैज़ टू प्रेजेंट इट फॉर इट टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, इट हैज़ टू प्रेजेंट इट. तो वो फिर बाहर अपनी सरफेस पे लेके आ जाएगा कि भाई MHC मॉलिक्यूल के ऊपर वो पेप्टाइड फ्रैगमेंट डाल देगा. पेप्टाइड फ्रैगमेंट कहाँ से आया? इसे खाने से आया. जो भी तुमने खाया था उसे खाने से तुम्हारे पास पेप्टाइड फ्रैगमेंट बचे, फिर वो तुमने अपने MHC मॉलिक्यूल पे लोड करवा लिया, फिर वो T सेल्स को तुम प्रेजेंट करोगे, ओके. मैक्रोफेज एक्टिवेशन के 2 प्रोग्राम हैं आपके, क्लास 1 और अल्टरनेटिव एक्टिवेशन. ओके, लेट्स सी.
मैक्रोफेज सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होते, ये आपको फंक्शनली डिस्टिंक्ट स्टेट में मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। तो आसपास का इन्वायरमेंट जो भी होगा दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आर होल what do you call it, macrophage. Let's see what do they mean by it specifically. सबसे पहले आपका आता है क्लास 1 एक्टिवेशन। इसका जो भी इसका ट्रिगर क्या है? इसका ट्रिगर ये है कि आपको अगर IFN गामा या TLR IFN गामा हो गया या आपका TLR एगोनिस्ट हो गया, इससे अगर आपको एक्सपोजर हो जाता है, ये है क्या? दीज आर फैंसी वर्ड्स फॉर बेसिकली साइटोकाइंस हैं। तो होता क्या है भाई, इससे आपका मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया। कैसे? एक्टिवेशन की बात क्या होता है, व्हाट डू दे स्पेसिफिकली मीन बाय एक्टिवेशन इज़ आपका MHC अप रेगुलेट हो गया और आपका CD80 या 86 वो हो गया, अप रेगुलेट हो गया। एक फुल्ली कॉम्पिटेंट ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन चुका है। ओके अरे यार मेरे को मिस में जाना था, हैड शिट टू डू बट इट्स फाइन। लेट्स फोकस ऑन हियर। इंक्रीज्ड INOS, okay, what is that supposed to mean? But I'll just go. Okay, so I ended up not going, बाद में जाऊँगा, छोड़ो हटाओ, बाहर में जाए। ओके सो ठीक है, हमने देख लिया कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तक बन गया इन दोनों के स्टिमुलेशन से, IFN गामा और TLR। फंक्शनल आउटपुट क्या रहे इस बात का, भाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो बन गया, लेकिन क्या? INOS विच इज़ इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस रिलीज़ हो गया या इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इंक्रीज़ हो गया INOS। इससे क्या हो गया भाई कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ गया और रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ गई। तो इससे आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, पोटेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी से लिखा नहीं यहाँ पे, पर ठीक है, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज़ करता है। इन दोनों साइटोकाइंस की वजह से या इन दोनों माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की वजह से, देखो आपके आसपास के माइक्रोब्स हैं तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से INOS इंक्रीज़ हुआ और उससे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो गया और फिर मार्कर्स रिलीज़ हुए। कुल मिला के 100 बात की एक बात, इंट्रासेलुलर पैथोजन आपके मारने के काम आए और इन्फ्लेमेशन आपकी चालू हो गई। ऑल्टरनेटिव पाथवे आपके पास ये है कि आपके पास T सेल्स जो है, T सेल्स ने ऊपर क्या वो माइक्रोबियल प्रोडक्ट ने ही उनका नाश कर दिया। दूसरा पाथवे ये है कि आपका जो T सेल ने आपका IL-4 और IL-13 ये प्रोड्यूस करवाया। T सेल डिफ्रेंशिएट करता है TH2 फिनोटाइप में और ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है, IL-4 IL-13। ये साइटोकाइंस जो हैं अल्टरनेटिवली एक्टिवेट कर देते हैं मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज वहाँ पर भी एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर भी एक्टिवेट हो रहा है। एंडोसाइटोसिस इंक्रीज़ कर देती हैं और MHC क्लास 2 एक्सप्रेशन इंक्रीज़ कर देता है और आर्जिनीज बनाते हैं। वहाँ INOS हुआ था और ये सेम सबस्ट्रेट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, मतलब उसके नीचे का पाथवे आई थिंक मोर और लेस सेम ही है। आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म फोर्क है यहाँ पे। L-आर्जिनिन जो है, L-आर्जिनिन 2 पाथवे ऑन कर रहा है मेरे हिसाब से, INOS और आर्जिनेस। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है जिससे रिस्पॉन्स आता है, ये ऑर्निथिन रिलीज़ करता है, फिर वो पॉलीएमाइन रिलीज़ करता है अगेन सेल ख़त्म करने के लिए, और प्रोलीन रिलीज़ करता है। एक यहाँ पे सेल ख़त्म कर रहा और एक यहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस और टिश्यू, जो कि हमने ऊपर देखा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो रहा था, वो अभी समझ में आ गया कि मैक्रोफेज ऐसे आपका टिश्यू जो है हील करता है L-आर्जिनिन से, L-आर्जिनिन पाथवे या आर्जिनिन पाथवे के थ्रू। मेटाबॉलिक, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ओके, मेटाबॉलिक कंपटीशन डिटरमाइनिंग सेल फेट स्लैश फंक्शन का, द सेम सबस्ट्रेट इज शंटेड टॉवर्ड्स आइदर अ किलिंग प्रोग्राम और अ रिपेयर स्लैश proliferation program. Yes. Okay, so it's the starting is the same and the substrate is the same, but it can do two things, either a killing program or a repair slash proliferation program, depending upon which enzyme dominates. Depend करता है
या तो भाई आपका अच्छा किस पाथवे पे जाएगा इसने ये नहीं बताया, इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया, बट चल ठीक है कोई बात नहीं. आई थिंक वी कैन वर्क विद दिस डिपेंडिंग अपॉन विच एंजाइम डोमिनेट्स. M2 मैक्रोफेज जो है आपके, by favoring arginase reduce their own capacity to kill intracellular pathogens. This is a trade-off, not a strictly better choice. ठीक है, ओके. M1 और M2, ये M1 और M2 है क्या? ये मैक्रोफेज का नेम है, इट्स नथिंग एल्स. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मैक्रोफेज पोलराइजेशन, ठीक है. स्लाइड ने दिखाया है कि जो भी सेम मोनोसाइट एक ही मैक्रोफेज का प्रीकर्सर डिफरेंशिएट कर सकता है या तो M1 में या तो M2 में या तो TAM में या तो ATM में. तो ये सारे के सारे हमारे पास अलग अलग मैक्रोफेजेस हैं. मैक्रोफेज 1 अभी हमने पढ़ा, मैक्रोफेज 2 एक होता है ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेज, एक होता है एडिपोज टिश्यू मैक्रोफेज. अब ये सारे के सारे कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं. कुछ पैरासिटिक / रिपेयर कंटेक्स्ट दोनों में ही काम आता है. M2 अपना था, क्लासिक इन्फेक्शन था. कैंसर में ट्यूमर एसोसिएट मैक्रोफेज यूज़ होता है और ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू मैक्रोफेज होता है. TAM जो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर इम्यूनोलॉजी रिसर्च का. Many tumors actively recruit and re-educate macrophages towards an M2-like. Okay, this is an M2-like. This is similar to this one. Immunosuppressive TEM phenotype के that suppresses anti-tumor immunity rather than fighting the cancer. ठीक है, तो what this means कि ये जो फाइट को कैंसर को डायरेक्टली फाइट तो नहीं कर रहा है, बट इट सप्रेसेस एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी, नॉट ट्यूमर इम्यूनिटी, एंटी ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर के अगेंस्ट जो जा रहा है उसको सप्रेस करना है. व्हाट? ओके, कूल. मैनी ट्यूमर्स एक्टिवली रिक्रूट एंड अच्छा ठीक है. TM फिनोटाइप को हमें दबाना है. TM फिनोटाइप को आई डोंट नो, दिस इज़ वियर्ड. आई विल गेट बैक टू इट होपफुली. दिस मेक मी रिमेंबर दिस. डेंड्राइटिक सेल्स हैं आपके यहाँ. फिर बेसिक आइडेंटिटी क्या है भाई? डेंड्राइटिक सेल्स. अभी तक हम क्या देख रहे थे? मैक्रोफेजेस देख रहे थे. नाउ वील मूव ऑन टू डेंड्राइटिक सेल्स. व्हाट आर दीज सेल्स? Basic immunity are named for their many projections resembling nerve cell dendrites, obviously. Okay, these are different than dendrites. Okay, I was so confused for so long कि भाई ये, by the way अभी की बात करूँ मैं, अभी तक I was so confused कि भाई ये क्या सीन है इनका. How are they dendritic and present all over your body? This is so weird. But दिखने में सेम, इसलिए नाम भर रखा है इनका. बढ़िया भाई. रेयर बट यूबिक्विटसली डिस्ट्रीब्यूटेड. रेयर है बट मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, बट रेयर है. मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स हैं आपके. ऊपर वाला भी मोनोन्यूक्लियर था. फाउंड इन स्किन, सॉलिड ऑर्गन्स, टिश्यू थ्रू आउट दी बॉडी. तो वी हैव 2 सबटाइप्स, कन्वेंशनल डिसीज़ और प्लाज्मोसाइटॉइड डिसीज़. ये यहाँ पे आपको आपके एपिडर्मल लैंगरहैंस सेल्स में मिल जाएंगे. आई थॉट ये सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियाज में होता है, बट ठीक है, एपिडर्मिस में भी है. डर्मल में मिल जाएंगे, एपिडर्मल हो गया, डर्मल हो गया, और थाइमिक डिसीज़ में मिल जाएंगे. ओके, उसके नीचे ये आपको हाई प्रोड्यूसर्स ऑफ टाइप 1 इंटरफेरॉन है. ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया इन्होंने, बट ठीक है. ओके, इसके फर्दर सब टाइप हैं, नॉट गोइंग इनटू दैट. फंक्शनल बहुत ज़्यादा हाईली फैगोसाइटिक हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट नहीं है. डिसीज़ आर हाईली फैगोसाइटिक बट फैगोसाइटिक पैथोजन रिमूवल इज़ ओनली अ माइनर रोल फॉर देम. है तो बहुत ज़्यादा हाईली फैगोसाइटिक, बट उनका रोल जो है वो छोटा है. ओके, मतलब उनका नेचर है फैगोसाइटो की, बट माइनर रोल उनके लिए और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उनका डोमिनेंट रोल है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. दे टेक अप एंटीजन नॉट प्राइमरली टू डिस्ट्रॉय इट बट टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले इट. इन देखो, एंटीजन आपका आ गया. एंटीजन इज़ एनीथिंग बाहर से जो आया है वो एंटीजन एंटर करके आपकी बॉडी में, तो भाई या तो आप उसको डिस्ट्रॉय करो या तो आप उसको डिस्प्ले करो, प्रोसेस करके डिस्प्ले करो. डिस्ट्रॉय करना यूजुअली ही जो हम देखते हैं वही होता है, बट
ये करना, इट्स प्रोसेस करके डिस्प्ले करना और भी ज़्यादा नायाब चीज़ है इन एन इम्यूनोलॉजिकली मीनिंगफुल फॉर्म। आपके 3 सिग्नल मोड है टी सेल एक्टिवेशन के। लेट्स चेक दी सिग्नल आउट। सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसमें। हमें आई विश्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता बट नहीं मिला हमें, बट तो चलो कोई बात नहीं। इट्स फंडामेंटली अ डीसी फंक्शन। सिग्नल 1 में आपका MHC TCR इन्वॉल्व होता है। उसका मीनिंग है कि भाई ये है, ये रहा एंटीजन। इस सिग्नल का ये होता है कि भाई ये डेंजरस है। और इससे सिग्नल 3 होता है, देखो ये होता है क्या है, सिग्नल 1 इस क्या है, ये है स्पेसिफिक। सिग्नल 2 है कि ये डेंजर है, ठीक है, या तो आप अटैक माउंट करो या तो डिफेंस माउंट करो। और सिग्नल 3 है कि अब क्या माउंट करना है, ठीक है, क्या है, डेंजर है और माउंट करना है, ये 3 चीज़ें हैं। सिग्नल मैटर भी करता है। सिग्नल 1 अलोन आपका एंटीजन रिकग्निशन करता है सिर्फ और सिर्फ, और टी सेल एनर्जी भी वो करवा सकता है, इंड्यूस करवा सकता है rather than एक्टिवेशन। एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी इज़ एब्सेंस ऑफ मतलब क्या पता ऐसा कर दे कि भाई टी सेल, शायद ये भेड़िए वाली कहानी की रेफरेंस है मेरे हिसाब से, तो एंटीजन रिकग्निशन विदाउट को स्टिमुलेशन, ठीक है, को स्टिमुलेशन। कुल मिला के अगर सिग्नल 1 अगर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल 1 हो तो हो सकता है कि भाई ये एनर्जी क्रिएट करवा दे कि भाई हम कर ही नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। डीसी इसको इसलिए प्रॉपरली एक्टिवेट होना पड़ेगा, और क्योंकि फिर वो सिग्नल 2 रिलीज़ करें या सिग्नल 3 रिलीज़ करेंगे। आई हैवंट कवर्ड इट वेरी वेल, बट ठीक है। फिर आपके पास नेचुरल किलर सेल्स आता है। नेचुरल किलर सेल्स आपके बहुत ही कॉमन लिम्फोसाइट्स हैं, PBMCs। आई स्टिल डोंट नो। पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ओके कूल। किसी का भी अगर मोनोन्यूक्लियर सेल हुआ तो, किसी का भी अगर न्यूक्लियस मोनो है तो, ये कॉमन लिम्फोसाइट्स हैं, बट एंटीजन स्पेसिफिसिटी नहीं है इनमें, ओके, ठीक है। लार्ज है, ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट मॉर्फोलॉजी इनकी। ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट की तरीके दिखते हैं बट ग्रैन्युलर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हमने स्टार्टिंग में ही एस्टैब्लिश किया था कि दीज आर ए ग्रैन्युलर। द बैलेंस ऑफ सिग्नल्स एक्टिवेशन मॉडल, ओके। NK cell activity is governed by a dynamic balance between 2 opposing receptor classes, ठीक है भाई, dynamic balance between 2 opposing receptor classes. This is one of the most elegant regulatory logics in immunology. Okay, let's see. किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं आपके पास और किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर्स हैं। अगर आपके पास आपके MHC नेचुरल किलर सेल ने वैसे तो मेरे को बहुत पहले ही खोल लेना चाहिए था, बट मेरे पास मेरा वायर नहीं है अभी इस समय। नेचुरल किलर सेल्स हैं ये, तो मेरे को अपने माउस से करना पड़ रही है rather than ग्राफिक पैड, ठीक है। ये आपका नेचुरल किलर सेल हो गया, ओके कूल। नाउ व्हाट, दिस इज योर नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, फिर वी हैव 2 थिंग्स, 2 रिसेप्टर्स हैं आपको। इसने डिटेक्ट किया MHC क्लास 1 को, ठीक है। ये रहा एक सेल, इसके ऊपर वेयर देयर वर सम MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉट मॉलिक्यूल्स, हाँ मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। MHC1 एक्सप्रेस होता है हर एसेंशियली ऑल इज एक्सप्रेस्ड एसेंशियली ऑल हेल्दी न्यूक्लिएटेड सेल्स में MHC1 एक्सप्रेस होता रहता है। तो KIR की एंगेजमेंट है कि मतलब KIR है क्या, किलर इनहिबिटरी, यानी कि भाई मत मारो इसे, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर। जो नेचुरल किलर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनको रियलाइज़ हो गया कि भाई ये आपका नेचुरल किलर सेल है, इसके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे। इसने रिकग्नाइज़ कर लिया कि भाई MHC1 है, ओके फाइन, वी कैन लीव दिस पर्सन,
यू कैन लीव दिस सेल, डोंट किल मी, आई एम हेल्दी सेल्फ सिग्नल। अब के ए आर देखो, स्ट्रेस इंड्यूस्ड सिग्नल्स जो होंगे MICA MICB मॉलिक्यूल्स दैट अपरेगुलेटेड। अब यहीं पे अगर ये MHC1 था हमारे पहले केस में, सेम सेल है, सेम नेचुरल किलर सेल है, सेम नेचुरल किलर सेल आया, बट अब हमारे पास जो सिग्नल है वो है MICA का। तो भाई अब इसको सिग्नल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद वट एवर इज़ गोइंग ऑन एंड आई नीड टू डिस्ट्रॉय इट, सो दैट्स व्हाट इट डज, इट किल्स इट। अब दो सिनारियो दोनों देख लेते हैं। इनहिबिटरी रिसेप्टर इंगेज हो गया आपका। पहले वाले में आपने सबसे पहले इसी वाले सिनारियो की बात चल रही है बाय द वे, नॉर्मल सेल ने MHC1 दिखाया खुद के पेप्टाइड से, किसी और के वेबसाइट से नहीं, खुद के पेप्टाइड से दिखाया, तो KR ने कहा कि एंगेज कर दिया MHC1 के साथ, ओके इनहिबिटरी सिग्नल डोमिनेट कर गया, ठीक है, NK सेल इज़ नॉट एक्टिवेटेड, नो किलिंग अकर्स। अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता, विच हैपन्स इन द सेकेंड केस, किलर एक्टिवेशन रिसेप्टर्स पे कई सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि डाउन रेगुलेट कर देते हैं MHC1 को एज एन इम्यून इवेजन स्ट्रैटेजी, ओके, बिकॉज देखते हैं क्यों। MHC1 इज़ ऑल्सो हाउ CD8 पॉजिटिव T cells recognize infected cells, so losing MHC1 helps evade a T cell. What does this mean? MHC1 जो लोडिंग मॉलिक्यूल है, अगर इसने सेल्फ एंटीजन लोड किया होता तो भाई सेल बाहर से रिकग्नाइज कर लेता कि ओ भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, नेचुरल किलर सेल रिकग्नाइज कर लेता, बट MHC1 ही नहीं रहेगा, तो कोई रिकग्निशन ही नहीं होगी, चाहे वो सेल्फ एंटीजन करे चाहे वो बाहर का एंटीजन करे, MHC1 अगर नहीं होगा तो कोई रिकग्निशन नहीं होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, और इसीलिए कई सारे वायरस जो होते हैं वो डाउन रेगुलेट कर देते हैं MHC1। बट इससे ये बैकफायर कर जाता है नेचुरल किलर सेल्स के अगेंस्ट, क्योंकि अगर MHC1 ही नहीं है KIR के अगेंस्ट तो इनहिबिटरी ब्रेक ही नहीं रहा। मतलब जो चीज़ उसे बचा रही थी, क्या बचा क्या रही थी, जो चीज़ उसको फंडामेंटली बचा रही थी वो ये चीज़ थी कि भाई डोंट किल मी, आई एम हेल्दी सिग्नल, बट अब वो सिग्नल बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि वायरस ने उसे रेगुलेट कर दिया, डाउन रेगुलेट कर दिया। तो KAR जो है साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर रहा है स्ट्रेस सिग्नल को, और एक्टिवेशनल सिग्नल डोमिनेट कर जाता है। नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हुआ और इन्फेक्टेड या स्ट्रेस सेल को रगड़ दिया। अब यहाँ पे मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स को चाहिए देखने के लिए कि भाई हमारा है नहीं है, अगर हमारा नहीं है, अगर अब हमारा ये ख़राब है तो कैसे मारना है, क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल, अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, मारते कैसे से, ये ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करता है। व्हाट द फक, आई थॉट ग्रैन्यूल्स नहीं होते नेचुरल किलर सेल्स में, उस इसलिए हम इससे पढ़ रहे हैं। अच्छा, गुड क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करते हैं ये। ऑलमोस्ट डन। कहाँ गए वेयर आर वी? हाँ, तो ग्रैन्यूल रिलीज़ करते हैं अगर फैगोसाइटोसिस बेस नहीं है तो, वरना तो फैगोसाइटोसिस हमने ऊपर देख लिया था। अब इन ग्रैन्यूल्स के पास परफोरिन है, ठीक है, ये पोर बना लेते हैं टारगेट मेम्ब्रेन के अंदर, और ग्रैनजाइम्स, ठीक है, प्रोटीज दैट एंटर थ्रू परफोरिन एंड ट्रिगर अपोप्टोसिस इन द टारगेट सेल्स। कुल मिला के इनमें पोर रिलीज़ करवाया और उसके अंदर एंजाइम्स रिलीज़ करवा दें, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल मैकेनिज्म है यूज बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक यही करते हैं। विल रिविजिट दिस एग्जैक्ट परफोरिन ग्रैनजाइम सिस्टम इन चंक 8, मतलब बाद में हम देखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। अब हम NK सेल्स को अडेप्टिव, अब एक बार याद रखना, डोंट फॉरगेट द फैक्ट दैट वी आर स्टिल डूइंग इनेट इम्यूनिटी, हम अभी तक इनेट इम्यूनिटी में हैं। अब यहाँ पे ये इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी से कैसे जोड़ता है। NK सेल्स CD16 भी एक्सप्रेस करता है। दिस इज़ ए FC रिसेप्टर, और FC रिसेप्टर क्या है? FC रिसेप्टर जो है वो FC रीजन ऑफ IgG एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करता है। IgG एंटीबॉडी, अगेन मैं बता दूं आपका, IgG एंटीबॉडीज़ इन जनरल आपके अडेप्टिव में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी मैकेनिज्म क्या है? एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करता है एंटीजन से
ऑन द सरफेस ऑफ अ टारगेट सेल, ठीक है। NK सेल, अब इसे छोड़ दो, इसे बिल्कुल ही साइड में रखते हुए इधर आओ। NK सेल जो है, NK सेल CD16, NK सेल का जो भी CD16 बनाया हुआ है वो FC पोर्शन रिकग्नाइज़ किया है ऑफ सेल बाउंड एंटीबॉडी। अब यहाँ वापस आते हैं इस बात पे, ये एंटीबॉडी है कहाँ पे? ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीजन से अटैच कर रखे हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है और डी ग्रैनुलेशन हो जाता है। डी ग्रैनुलेशन यानी कि ये ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हो गए और फिर लास्ट में अपोप्टोसिस हो गया। दिस इज़ अ लिटिल वियर्ड बट ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये दूसरी बार है, हमने इससे पहले भी एक बार पढ़ा था, आई फकिंग फॉरगॉट कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था। अडेप्टिव इम्यूनिटी से ट्रिगर अच्छा हाँ शायद, आई विल हैव टू रिमेंबर, ऊपर जाना पड़ेगा बट चलो कोई बात नहीं, ढूंढना पड़ेगा। अभी तक यहीं रहता है, अभी यहीं रहता है। EDCC सेकेंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बाय विच NK सेल्स कैन बी ट्रिगर्ड टू किल। यहाँ पे अडेप्टिव इम्यूनिटी से ड्राइव हो रहा है ये, ऑल्दो ये कुछ और कहना चाह रहा था, इसका सेंटेंस कुछ और था, बट स्टिल माई क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि देयर वाज अनदर टाइम दैट वी लिंक्ड innate टू अडेप्टिव एंड आई फकिंग फॉरगॉट अबाउट दैट, rather than by NK cells own innate KIR/KAR balance. This makes NK cells functionally bimodal, यानी कि ये प्योर इनेट सेंटिनल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं और इफेक्टर आर्म की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। अब एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लो भाई। मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं भाई? ये फैगोसाइटोसिस करवाता है, रिपेयर भी करवाता है, साइटोकाइन एम्प्लीफाई भी करवाता है। यहाँ पे प्रोफेशनल, ये फैगोसाइटोसिस में बहुत ज़्यादा एप्ट होता है, बट इनका काम वो नहीं है। इनका काम है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटेशन। और नेचुरल किलर सेल्स, इट किल्स द इन्फेक्टेड/मैलिग्नेंट सेल्स लैकिंग MHC1 और ADCC। दिस वॉज ADCC। सो नाउ वी आर डन विथ सेलुलर इनेट रिस्पॉन्स, और अगली बार हम पढ़ेंगे रिसेप्टर बायोलॉजी। वी शुड let's try and answer these questions. Explain arginine metabolism. For which enzyme dominates in M1 versus M2 macrophage? What are the functional consequences of each pathway? Okay. M1 में आपका आइनोस था और M2 में आपका आर्जिनेस था, इफ़ आई रिमेंबर। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है भाई? यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस रिलीज़ होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होता है, या रिडक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आ जाती हैं आपके पास। M2 में आपका या तो रिपेयर होगा या तो किलिंग होगी। DC आंसर और ट्राई एंड आंसरिंग दिस बाय योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस। Why is DC phagocytosis considered functionally secondary to their role in antigen dendritic cell? क्योंकि भाई इनका जो मेन काम है वो एंटीजन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल ही हैं, उनका मेन काम ही यही है। और ऊपर से फैगोसाइटोसिस काफ़ी कम करते हैं ये, ऑल्दो बहुत ज़्यादा अडेप्ट हैं उस चीज़ में, बट बहुत ज़्यादा कम करते हैं। 3 सिग्नल्स क्या थे आपके टी सेल एक्टिवेशन के? 3 सिग्नल्स इन्होंने बताए थे, फकिंग फॉरगॉट। कोई नहीं, वी विल कवर इट लेटर क्या, अभी इसके बाद तुरंत वी विल कवर इट। मिसिंग सेल्फ हाइपोथेसिस क्या है? वायरस डाउन रेगुलेट करता है MHC1 को टी सेल से बचने के लिए, बट वो फिर NK सेल्स से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो द रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग इज़ बिकॉज NK सेल्स को 2 चीज़ें होती हैं कि भाई उनको एक सिग्नल चाहिए होता है एक नॉर्मल सेल से। NK सेल्स के लिए 2 ही सेल्स हैं, एक नॉर्मल सेल है एंड एक ऐसा सेल है दैट यू नीड टू अटैक। तो द नॉर्मल सेल, जो भी नॉर्मल सेल है वो एक नॉर्मल MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट करेगा, ओके, विच द डाउन रेगुलेटेड सेल ऑब्वियसली डज नॉट। What is ADCC and which receptor allows NK cell to perform it? How does this differ from the KIR/KR based killing mechanism? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक एंटीबॉडी आ जाती है which is not present here. Killer initiation response या killer activation response. So
The last is this thing: why do NK cells and cytotoxic T cells have in common in terms of their killing mechanism at the molecular level? They both utilize MHC one. So you can take a look. Should I take a picture? You can take a look at this. It went into a little bit of detail over here. यहाँ पे. So it's good. Okay, for the next time we will cover PRR, PAMPs, TMPs and innate versus adaptive receptor comparison.